बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें देश की संसद के लिए 300 सांसदों का चयन किया जाएगा। ये चुनाव उस समय हो रहे हैं जब बांग्लादेश की राजनीति में गहरा टकराव सामने आ रहा है और विपक्षी दलों ने चुनावों की निष्पक्षता और नियमों का पालन करने के लिए आवाज उठाई है। इस रिपोर्ट में हम बांग्लादेश के चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक दलों, मुद्दों और चुनौतियों का एक विश्लेषणात्मक अवलोकन करेंगे और चुनावों के परिणामों और प्रभावों के बारे में अनुमान लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया की राजनीति से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम आपका फैसला आपकी आवाज, और मैं हूं आपके साथ सारिका। The issue right now is not just the feud between two main political parties or their leaders, but citizens' right to vote, which has been eroding since 2014 election. And if once again people are deprived of their right to vote, they will not take it lightly. If there are any clashes or public disorder related to the election, the responsibility lies with the Election Commission. We have full confidence in it, whatever decision it takes. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बांग्लादेश के आम चुनावों का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। देश की स्वतंत्रता के बाद से बांग्लादेश में 11 बार आम चुनाव हुए हैं, जिनमें से कुछ निष्पक्ष, खुले और शांतिपूर्ण रहे, जबकि कुछ अशांति, हिंसा, धांधली और विवादों से भरे रहे। बांग्लादेश की राजनीति में दो प्रमुख दल हैं, आवामी लीग (AL) और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP), जो अपने साथी दलों के साथ ग्रैंड अलायंस और 20 दलीय अलायंस के रूप में चुनाव लड़ते हैं। इन दोनों दलों के बीच तीव्र विरोध और टकराव का इतिहास रहा है, जिसने देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को खतरे में डाला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू गैर पक्षपाती देखरेखी सरकार (CTG) नामक एक प्रणाली है, जिसे 1996 में शुरू किया गया था और जिसके तहत चुनावों के दौरान सत्ता को एक अस्थायी और निष्पक्ष सरकार को सौंपा जाता था। इस प्रणाली के तहत 4 चुनाव 1996, 2001, 2008 और 2014 में हुए, जिनमें से 3 1996, 2001 और 2008 को आमतौर पर निष्पक्ष और व्यापक रूप से जन भागीदारी वाला माना जाता है। हालांकि 2006 से 2008 के दौरान एक दीर्घकालिक CTG ने देश पर आपातकाल लगाया और अनेक राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसने इस प्रणाली को विवादित बना दिया। गौरतलब है कि 2011 में AL सरकार ने संविधान में एक संशोधन पारित किया, जिसने CTG प्रणाली को समाप्त कर दिया और चुनावों के दौरान सत्ता को वर्तमान सरकार के हाथ में रखने का फैसला किया गया। इस संशोधन के बाद बांग्लादेश ने 2 चुनाव 2014 और 2018 में हुए। 2014 और 2018 के चुनावों में BNP और उसके साथी दलों ने CTG प्रणाली की मांग करते हुए चुनावों का बहिष्कार कर दिया, जिससे AL को लगभग अविरोधित जीत मिली। इन चुनावों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अधिकांशतः अवैध और अप्रत्यक्ष माना और बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति को गंभीर रूप से खतरे में माना। इन चुनावों में चुनाव आयोग, न्यायिक प्रणाली, पुलिस, मीडिया और सामाजिक संगठनों पर AL सरकार का दबाव बढ़ा और विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के ऊपर हिंसा, गिरफ्तारी और उत्पीड़न की वृद्धि हुई। इन चुनावों के दौरान मतदाताओं को भी धोखा दिया गया, जब उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका गया या उनके मतों को बदल दिया गया। हालांकि 2024 के चुनावों के लिए BNP ने अपना रुख बदला है और चुनावों में भाग लेने का फैसला किया है। भले ही CTG प्रणाली की मांग पूरी ना हुई हो, BNP के नेतृत्व में एक नया विपक्षी गठबंधन तृणमूल बांग्लादेश TMB बनाया गया है, जिसमें अन्य छोटे दलों और समूहों के साथ साथ भारत की तृणमूल कांग्रेस TMC का भी समर्थन है। TMB का दावा है कि वो AL के
तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन है और बांग्लादेश को एक सच्चे लोकतंत्र की ओर ले जाएगा। टीएमबी के नेता शमशेर मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि उनका गठबंधन बांग्लादेश के लोगों की आवाज है जो अपने देश को एक नए रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। एएल की तरफ से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बनाया है और बांग्लादेश को एक विकासशील और समृद्ध देश बनाने के लिए अपनी योजनाओं का प्रचार किया है। हसीना ने अपने दल को बांग्लादेश की स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिए एक प्रतीक बताया है और अपने प्रतिद्वंदियों को देशद्रोही, अशांतिकारी और अलगाववादी के रूप में चित्रित किया है। हसीना ने अपने ग्रैंड अलायंस के साथियों को भी अपने साथ जोड़ा है, जिनमें जातीय पार्टी अरशद, जेपीई जातीय समाजतांत्रिक दल जेएसडी बांग्लादेश, तारकिया जनता पार्टी बीजेपी और अन्य छोटे दल शामिल हैं। हसीना ने कहा है कि उनका गठबंधन बांग्लादेश के लोगों की इच्छा है जो अपने देश को एक शांति, समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जाना चाहते हैं। आगामी चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने 15 नवंबर 2023 को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की और उम्मीदवारों को 30 नवंबर तक अपने नामांकन जमा करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो चुनावों को निष्पक्ष, खुले और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और चुनावी नियमों का पालन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील की है। चुनाव आयोग ने ये भी घोषणा की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निरीक्षकों, मीडिया और सामाजिक संगठनों को चुनावी प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करेगा और चुनावी नतीजों को जल्दी और पारदर्शी रूप से घोषित करेगा। तो ये थी बांग्लादेश के राजनीतिक हालात। अब बात करते हैं इन चुनावों के लिए मुख्य मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं। बांग्लादेश के 2024 के चुनावों में कई मुद्दे और चुनौतियां उभरी हैं जो देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करेंगी। कुछ मुख्य मुद्दे और चुनौतियां निम्नलिखित हैं। चुनावी निष्पक्षता और विश्वसनीयता। चुनावों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता का सवाल बांग्लादेश के चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे विपक्षी दलों, नागरिक समाज, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उठाया है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की तरफदारी, सत्तारूढ़ दल के दबाव, पुलिस के अत्याचार, चुनावी धांधली और वोटर्स के उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और चुनावों को एक नौटंकी के रूप में बताया है। नागरिक समाज और मीडिया ने भी चुनावों की प्रक्रिया को निगरानी रखने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बनाया है और चुनावी नियमों का पालन करने के लिए आग्रह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी चुनावों को निष्पक्ष, खुले और शांतिपूर्ण रूप से करवाने की उम्मीद जताई है और चुनावी निरीक्षण के लिए अपनी तैयारी की है। चुनाव आयोग ने इन सभी आलोचनाओं और चुनौतियों को स्वीकार किया है और चुनावों को निष्पक्ष, खुले और शांतिपूर्ण रूप से करवाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान्यता दी है। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन बांग्लादेश के चुनावों का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल किया है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक रूप से काफी प्रगति की है। वो 2021 में विकासशील देशों के रूप से आगे विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। राजनीतिक हिंसा और अशांति बांग्लादेश के चुनावों का एक और गंभीर मुद्दा है, जिसने देश की सुरक्षा और मानव अधिकारों को खतरे में डाला है। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये और भी बढ़ गया है, जब विपक्षी दलों और उनके समर्थकों के ऊपर अक्सर हमले, जानलेवा हमले, आगजनी, गिरफ्तारी और यातना की घटनाएं हुई हैं।
इन घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं के पीछे के कारणों में राजनीतिक दलों के बीच की विरोधी भावना, राजनीतिक दलों के युवा और छात्र संगठनों का अवैध और हथियारबंद होना, न्यायिक प्रणाली की कमजोरी और पुलिस की असमर्थता और तरफदारी शामिल है। चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा और अशांति की संभावना और भी बढ़ जाती है जब राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के बीच टकराव होते हैं और चुनावी प्रचार रैलियों, जनसभाओं और मतदान केंद्रों पर हमले होते हैं। राजनीतिक हिंसा और अशांति को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी नियमों का पालन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से अपील की है और पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों को चुनावी क्षेत्रों में तैनात किया है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि वो चुनावी हिंसा के किसी भी मामले को गंभीरता से लेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा भी बांग्लादेश के चुनावों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसने देश की आबादी के लिए एक बड़ी चुनौती बनाई है। बांग्लादेश में कोविड-19 का पहला मामला 8 मार्च 2020 को सामने आया और तब से लगातार बढ़ता रहा है। अब तक बांग्लादेश में कुल 15 लाख से अधिक संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है और 26,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश की स्वास्थ्य प्रणाली को महामारी के सामने लड़ने के लिए बहुत कम संसाधन और उपकरण मिले हैं और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण से वंचित रह गया है। ऐसे में चुनावों के दौरान कोविड-19 का खतरा और भी बढ़ जाता है जब राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के बीच भीड़-भाड़ होती है और सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन नहीं किया जाता है। कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम को बदलने का फैसला किया है और चुनावी प्रचार रैलियों, जनसभाओं और मतदान केंद्रों की संख्या को कम करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि वो चुनावी क्षेत्र में स्वास्थ्य नियमों का पालन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं से अपील करेगा और कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों को मतदान करने से रोकेगा। जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता। जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता भी बांग्लादेश के चुनावों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसने देश की एकता और समानता को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है। बांग्लादेश में अलग अलग जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय हैं जो देश की धनी और विविध विरासत का हिस्सा है। बांग्लादेश के संविधान में जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समानता, स्वतंत्रता और सहिष्णुता को सुनिश्चित किया गया है और देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हालांकि बांग्लादेश में कुछ जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों को अपने अधिकारों, संसाधनों और पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा है और उन्हें भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा है। इनमें से एक उदाहरण है चिटागोंग पहाड़ी अंचल यानी कि CHT के जुम्मा लोगों का, जो बांग्लादेश की कुल आबादी का 1.1% है और जो 1970 के दशक से अपने स्वायत्तता और स्वशासन के लिए लड़ रहे हैं। 1997 में जुम्मा लोगों और बांग्लादेश सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसमें CHT को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और जुम्मा लोगों को अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय पहचान का सम्मान करने का वादा किया गया। हालांकि इस समझौते का कई मामलों में उल्लंघन हुआ है और जुम्मा लोगों को अपनी जमीन, संसाधन और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चुनावों के दौरान जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों की आवाजों को सुनने और उनकी बातों को समझने की जरूरत है और उनके साथ समन्वय और समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए।
राजनीतिक दलों को इन समुदायों को अपने चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल करना और उनके लिए उचित प्रतिनिधित्व और सहभागिता प्रदान करना चाहिए। ऐसे में बांग्लादेश के 2024 के चुनावों का परिणाम और निष्कर्ष का अनुमान लगाना काफी कठिन है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया राजनीतिक दलों, मुद्दों और चुनौतियों का एक जटिल और अनिश्चित संयोग है। अगर चुनाव निष्पक्ष, खुले और शांतिपूर्ण रूप से होते हैं और विपक्षी दलों को चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने का मौका मिलता है, तो चुनावों का परिणाम एक कड़ी टक्कर का हो सकता है, जिसमें AL और TMB के बीच में एक घना मुकाबला हो सकता है, जिसमें हसीना सरकार की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश के 2024 के चुनावों में कई राजनीतिक दल और उम्मीदवार भाग लेंगे, जो देश की राजनीतिक विविधता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख राजनीतिक दल और उनके नेताओं में सत्ता आसीन अवामी लीग बांग्लादेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जो 1949 में बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान बांग्ला भाषा के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बनाया गया था। अवामी लीग को बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके दौरान उसके संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। अवामी लीग का वर्तमान नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान की बेटी और 4 बार के प्रधानमंत्री शेख हसीना कर रही हैं, जो 2009 से सत्ता में है। अवामी लीग की राजनीतिक विचारधारा बांग्लादेशी राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय, सेक्युलरिज्म और विकासवाद है। अवामी लीग को बांग्लादेश के लिए आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यातायात, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और भारत के साथ मित्रता के लिए जाना जाता है। अवामी लीग का प्रतिद्वंदी बांग्लादेश जातीयवादी दल यानी कि BNP है, जो उसके राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भिन्न है। अवामी लीग अपने चुनावी घोषणा पत्र में बांग्लादेश को एक डिजिटल बांग्लादेश बनाने, गरीबी उन्मूलन करने, रोजगार पैदा करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और बांग्लादेश को एक शांति, समृद्धि और प्रगति का देश बनाने का वादा करता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश जातीयतावादी दल बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल है, जो 1978 में बांग्लादेश के दूसरे प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान द्वारा बनाया गया था। बांग्लादेश जातीयतावादी दल को बांग्लादेश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, आर्थिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और इस्लाम के साथ समन्वय के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश जातीयतावादी दल का वर्तमान नेतृत्व जिया-उर-रहमान की बेटी और 2 बार की प्रधानमंत्री खालेदा जिया कर रही हैं, जो 2018 के चुनावों में भाग नहीं ले सकी, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में सजा सुनाई गई थी। ऐसे में ये देखना काफी रोमांचक होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसके समर्थन में अपना मतदान करती है। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम, जिसमें हमने अपने पड़ोसी देश के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि बांग्लादेश में भी चुनाव आयोग, मीडिया हाउस और अन्य संस्थाओं पर कहीं न कहीं अंकुश है, जो उन्हें जनता की नजरों में संदिग्ध साबित कर रहा है। आपके इस कार्यक्रम और इसमें दी गई जानकारियों पर क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही आपके इस मुद्दे पर कोई प्रश्न या जानकारी है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अपने नए एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। आप देख रहे थे आपका फैसला, आपकी आवाज।